देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। फाइजर एस्ट्राजेनेका के सिंगल डोज डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कम असरदार, स्टडी में दावा। झड़प की वजह से चीन से रिश्ते प्रभावित हुए, भारत और चीन की रस्साकशी में फंसा श्रीलंका। फ्यूचर रिलायंस डील, अमेजन की याचिका पर 20 जुलाई की होगी सुनवाई। भीड़ की तस्वीरें देख प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, बोले कोरोना से ऐसे कैसे लड़ेंगे। कोवैक्सीन को जल्द मिलेगी WHO की मंजूरी। नदियों को जोड़ने से पहले उन्हें बचाने की जरूरत। राजौरी एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, 2 सैनिक भी शहीद। दूसरी लहर के बीच लोगों ने प्रॉपर्टी में खूब लगाया पैसा, जून तिमाही में निवेश 9 गुना बढ़ा। माल भाड़े और लागत ने बढ़ गई महंगाई, एक साल में खाद्य तेल 40 तो पेट्रोल डीजल 25% उछले। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाव में फाइजर या एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कम प्रभावी हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि जिन्हें पहले कोरोना वायरस नहीं हुआ है, अगर वो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होते हैं तो ऐसे लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनाने में वैक्सीन ज़्यादा कारगर नहीं है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी संक्रमण साबित हुआ है। इस अध्ययन में कहा गया है कि वैक्सीन या पहले से पूर्व के कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों के शरीर में बनी एंटीबॉडी से बच निकलने की क्षमता डेल्टा वेरिएंट में है। इस स्टडी में कहा गया है कि जिन लोगों ने फाइजर वैक्सीन या एस्ट्राजेनेका के दोनों डोज लिए हैं वह इस वायरस से सुरक्षित बचे रह सकते हैं। हाल ही में किए गए इस अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि फाइजर एस्ट्राजेनेका में दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है ताकि डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव से बचा जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि साल 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में सीमा पर झड़प की वजह से भारत और चीन के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान भारत और चीन के रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ी है और चीन सीमा समझौते की कद्र भी नहीं करता है। प्राइमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि 45 सालों में पहली बार बॉर्डर पर ऐसी घटना हुई है जिसमें नुकसान हुआ। श्रीलंका आज भी भारी कर्ज की समस्या से गुजर रहा है और कर्ज के चक्रव्यूह में बाहर आने का कोई आसान रास्ता भी नहीं दिख रहा है। किसी जमाने में सोने की लंका रहे श्रीलंका के नीति निर्धारकों और आम लोगों को इस मुद्दे पर गंभीरता से व्यापक बहस करनी होगी। शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं को भी श्रीलंका के बद से बदतर होती निवेश और आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही श्रीलंका को चीन पर बढ़ती निर्भरता पर भी अंकुश लगाने के बारे में सचेत करने की। लेकिन जापान और भारत के श्रीलंका में साझा निवेश के मंसूबों को झटका लगने के बाद फिलहाल सवाल ये है कि श्रीलंका को कौन समझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह फ्यूचर रिलायंस सौदे को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा। अमेजन ने 8 अप्रैल को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर समूह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किए गए 24,713 करोड़ रुपए की संपत्ति बिक्री सौदे पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया था। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों से भीड़ भाड़ की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें पब्लिक प्लेसेस पर बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिनमें लोग बिना मास्क के घूम फिर रहे हैं। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं है बल्कि इससे डर पैदा हो रहा है। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के लिए अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रही कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन को WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है और इसकी जमकर तारीफ की है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा अच्छा लग रहा है। जैसा कि कोवैक्सीन WHO की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि प्री सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और अब उसके ट्रायल के डेटा पैकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुराने विवादों को भूलकर केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को चालू करने की सहमत है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक नदियों को जोड़ा गया तो पर्यावरण ही नहीं, नदियों को अपना जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। करीब 37,500 करोड़ रुपए वाली देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे यूपी के आमतौर पर सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में पानी के संकट से निजात मिल सकती है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार शाम एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिए गए। हालांकि 2 सैनिक भी शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में हुई है। मारे गए आतंकवादियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ प्रहार तेज कर दिया है। अकेले गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में हुए 3 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए। कोरोना की दूसरी लहर संपत्ति बाजार को थोड़ा मुस्कुराने का मौका दे दिया है। संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया के मुताबिक अचल संपत्ति बाजार में संस्थागत निवेश मौजूदा वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर लगभग 9 गुना बढ़कर $1.35 अरब हो गया है। इसका मुख्य कारण भंडारण सुविधा की परियोजनाओं में धन की आमद का बढ़ना रहा। JLL इंडिया ने 2021 की दूसरी तिमाही में अपनी कैपिटल मार्केट्स रिपोर्ट में कहा कि संस्थागत निवेशकों ने 2021 कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान अचल संपत्ति में $135.7 करोड़ का निवेश किया, जो इससे पहले वर्ष की इसी तिमाही में केवल $15.5 करोड़ था। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भंडारण क्षेत्र में सबसे अधिक $74.3 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि उससे पहले इसी अवधि में ये $4.1 करोड़ का था। भारत समेत दुनिया भर के देशों में महंगाई की आग भड़की हुई है, लेकिन भारत में जींस यानी कमोडिटी के दाम अन्य देशों की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में खाद्य तेलों के दामों में लगभग 30 से 40% की तेजी आई है। महंगाई ये तेजी उत्पादन घटने या मांग बढ़ने से नहीं आई है, बल्कि मांग में कमी और लागत में वृद्धि से आई है। खाद्य तेल और पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस के दाम में भी इजाफा हुआ है, जिसकी चौतरफा मार उपभोक्ताओं पर पड़ रही है। महंगाई के मामले में अमेरिका, चीन, रूस और ब्राजील में भी ये स्थिति है, लेकिन भारत में स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मांग कम होने के बावजूद महंगाई बढ़ना विशेषज्ञों के लिए हैरान करने वाली बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह हो सकती है। कोरोना के अलावा प्राकृतिक आपदा और अन्य वजहों से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है। ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के मध्यस्थ आदेश के तहत $1.7 अरब अमेरिकी का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस की स्थिति 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश हासिल किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी के भारत सरकारी संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया है, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई। एक मध्यस्थ अदालत में दिसंबर ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को $1.2 अरब से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके देय राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के नए रेल मंत्री का पदभार संभालते ही अश्विनी वैष्णव एक्शन में आ गए हैं। मोदी सरकार के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को अपना कार्यभार संभाला और पदभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले अपने ऑफिस के स्टाफ के काम करने की टाइमिंग में बदलाव किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया। रेल मंत्री के दफ्तर से जारी आदेश के मुताबिक पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे समाप्त होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शुरू होगी और मध्य रात्रि में 12 बजे समाप्त होगी। रेल मंत्रालय के ADG PR DJ नारायण के मुताबिक यह आदेश सिर्फ MRCL मंत्री कार्यालय के लिए जारी किया गया है, ना कि प्राइवेट या रेलवे स्टाफ के लिए। रेल मंत्रालय के ADG PR DJ नारायण ने कहा कि रेल मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री के दफ्तर के सभी कार्यालय और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से 2 शिफ्ट यानी 7 बजे से 4 बजे और 3 बजे से 12 बजे तक काम करेंगे। इस आदेश पत्र में लिखा हुआ है कि मिशन मोड पर रेलवे के लिए अभी बहुत कुछ करना है और हर मिनट यहाँ कीमती है। शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच में इन दिनों खींचतान चल रही है। चोटिल होने के चलते शुभमन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। गिल को रिप्लेस करने के लिए भारतीय टीम में मयंक अग्रवाल और KL राहुल ओपनर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल को इंग्लैंड बुलाना चाहती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने शॉ पड्डीकल को इंग्लैंड भेजने से इनकार कर दिया है। इस बात पर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस वर्ग को वायरस ने तड़पाया जो पहले से ही गरीब और भूख से जूझ रहा था। गरीबी से जुड़े आंकड़ों में विश्लेषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम को कहना है कि हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। बता दें कि दुनिया भर में अकाल जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले भूख से जूझने वालों की संख्या में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है।
कोरोना महामारी से पैदा हुआ आर्थिक संकट, युद्ध और जलवायु परिवर्तन, इन सभी समस्याओं ने भूख से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे प्रदेशों के पीछे छोड़ते हुए अपने नाम एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल समेत दूसरे कई राज्यों से आगे निकल 3,59,00,000 से अधिक टीकाकरण की डोज दी है। इसके साथ ही सर्वाधिक जांच में भी यूपी अव्वल है। योगी सरकार नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने जा रही है। इसके तहत यूपी में नवजात मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। मुख्यमंत्री के सामने गुरुवार को लोक भवन में जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया गया। मानसून की बारिश के इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्दी राहत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी के बीच आज भी राहत मिलने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होगी। वहीं बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश के भी रामपुर समेत कई इलाकों में आज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है, जहां पेट्रोल 111.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल 102.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। बता दें, राजस्थान का श्रीगंगानगर देश का पहला जिला है जहां पेट्रोल सबसे पहले 100 रुपए प्रति लीटर के पार हुआ था। फरवरी के मध्य में वहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया था। अब श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। एक तो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर सबसे ऊंची है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्ट के खर्चे की वजह से पेट्रोल के दाम अन्य शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दरअसल पहले हनुमानगढ़ में डिपो था, ये सितंबर 2011 में बंद हो गया है। इसके बाद से अब पेट्रोल जयपुर, जोधपुर, भरतपुर से पेट्रोल मंगाना पड़ता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। इससे करीब 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। चूंकि ये पैसा कंपनी नहीं देती, इसलिए इसे ग्राहकों से वसूला जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा की नई डेट और संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। यह पटवारी भर्ती परीक्षा 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित होगी। वहीं अब पदों की संख्या बढ़ाकर 5,378 कर दी गई है। पहले पदों की संख्या 4,421 थी, यानी इसमें 957 पद बढ़ाए गए हैं। इनमें 4,615 पद नॉन टीएसपी और 763 पद टीएसपी एरिया के हैं। आज सुबह 5:56 पे मणिपुर ने उखरूल में 57 किलोमीटर ईएसई पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.5 दर्ज की गई। भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र ने यह जानकारी दी। बता दें कि इसी हफ्ते सोमवार की शाम दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। शुरुआती जांच में रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। रात 10:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर पर बताई गई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।